सुप्रभात, नमस्कार। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या कपूर। सबसे पहले नजर सुबह 9 बजे के मुख्य समाचारों पर। झारखंड में बीजेपी और आजसू का गठबंधन। लोकसभा की 13 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर आजसू लड़ेगी चुनाव। दोनों पार्टियों का राज्य की सभी सीटों को जीतने का संकल्प। प्रधानमंत्री वीडियो लिंक से खुर्जा और बक्सर के विद्युत संयंत्रों का आज करेंगे शिलान्यास। मेट्रो के नोएडा सिटी सेंटर, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेक्शन का होगा शुभारंभ। ग्रेटर नोएडा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान समेत कई परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम। सरकार ने कैंसर दवाओं की कीमतों में की 87% तक की कटौती। नई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू। देश के करीब 22 लाख कैंसर मरीजों को होगा फायदा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और कोस्टा रिका के राष्ट्रपति के बीच बातचीत में आपसी संबंधों की मजबूती पर जोर। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ साझा रणनीति की बताई जरूरत। यूनिवर्सिटी ऑफ पीस की मानद उपाधि को उपराष्ट्रपति ने बताया देश का सम्मान। और खेलों में भारत को दोहरी निराशा। तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 32 रन से दी मात। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत के हार के साथ ही भारतीय चुनौती खत्म। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। चुनाव संबंधी रणनीति बनाने के लिए शुक्रवार को दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। बैठक के बाद पार्टी महासचिव भूपेंद्र यादव ने बताया कि बीजेपी झारखंड में ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। लगभग 3 घंटे तक चली बैठक के बाद भूपेंद्र यादव मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि झारखंड की 14 में से 13 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जबकि 1 सीट पर आजसू अपना उम्मीदवार उतारेगी। बता दें 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले झारखंड में चुनाव लड़ा था और 14 में से 12 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठबंधन को सिर्फ 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। झारखंड में हमारी सरकार में सहयोगी के नाते आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है और दोनों पार्टियों की सहमति बनी कि झारखंड में 14 सीट में से 13 सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और 1 सीट ऑल झारखंड आजसू पार्टी 1 सीट लड़ेगी। तो ये हमारा गठबंधन के रूप में, हम एक मजबूत गठबंधन के रूप में झारखंड में जाएंगे। और पिछले चुनाव में भी दोनों पार्टियां अब जो एक मजबूत सरकार झारखंड के विकास की सरकार चला रही हैं, उसी प्रकार से मजबूती के साथ ये दोनों पार्टियां आगामी लोकसभा चुनाव में जाएंगी और हम सभी की सभी सीटों पर दोनों पार्टियां मिलकर मेहनत करेंगे। 1 सीट की घोषणा कुछ समय बाद झारखंड में दोनों प्रदेशों की तरफ से की जाएगी। और आजसू के हमारे अध्यक्ष श्री सुदेश महतो जी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी से भी मुलाकात करके आने वाले चुनाव में दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर के झारखंड की सभी लोकसभा सीटों को जीतने का संकल्प किया है। और राज्य में विपक्षी गठबंधन को लेकर कांग्रेस, जेएमएम, जेवीएम और आरजेडी के नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। विपक्ष की चुनौती के बारे में पूछे जाने पर आजसू अध्यक्ष ने कहा कि उनका गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा और राज्य की सभी सीटों पर जीत हासिल करेगा। एक मजबूती से आने वाले लोकसभा चुनाव में हम मिलकर परिणाम बेहतर देंगे। मुझे नहीं लगता है उस राज्य के अंदर में ये कोई भी गठबंधन चुनौती में रहेगा। राजग गठबंधन मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ेगा और जीत के आएगा।
और बीजेपी संसदीय बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, थावरचंद गहलोत, जेपी नड्डा और पार्टी उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान समेत बोर्ड के अन्य सदस्यों ने हिस्सा लिया। माना जा रहा है कि संसदीय बोर्ड की इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों और पार्टी के प्रचार अभियान पर भी चर्चा की गई। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को झटका लगा है। पार्टी के 2 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। एक विधायक सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल हो गए और दूसरे ने जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घोषणा की है। जूनागढ़ जिले के माणावदर सीट से विधायक जवाहर चावड़ा ने गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी को अपना इस्तीफा सौंपा है और वहीं नोरबी जिले के धांगधरा सीट से विधायक पुरुषोत्तम सबरिया ने भी इस्तीफा दे दिया। चावड़ा को अन्य पिछड़े वर्ग का प्रभावशाली नेता माना जाता है और विधायक पुरुषोत्तम सबरिया का कहना है कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पिछले साल जुलाई में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक कुंवरजी लाल बवारिया ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया था और मेसाड़ा की उंझा सीट से पहली बार विधायक बनी आशा पटेल ने भी पिछले महीने कांग्रेस और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर वे भी बीजेपी में शामिल हो गई थीं। और पश्चिम बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रही वार्ता के बीच वाम मोर्चा ने रायगंज और मुर्शिदाबाद लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इन दोनों सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा से दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे की चर्चा में गतिरोध पैदा हो सकता है और आगामी आम चुनाव में राज्य में 4 तरफा मुकाबला देखने को मिल सकता है। मौजूदा सांसद मोहम्मद सलीम और बदरुद्दीन खान रायगंज और मुर्शिदाबाद से चुनाव लड़ेंगे। दोनों सीटों के लिए सीपीएम की ओर से एक तरफा उम्मीदवारों की घोषणा पर खफा कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रमुख सोमेन मित्रा ने आरोप लगाया कि वाम मोर्चा गठबंधन करने का इच्छुक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत हुई तो हम राज्य में अकेले चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज मंगलुरु के नेहरू मैदान में बीजेपी के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दक्षिण कन्नड़, शिवमोगा और उडुपी चिकमंगलुरु लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पार्टी के क्लस्टर स्तर के कार्यकर्ता इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। साथ ही वे पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज कर्नाटक का दौरा करेंगे। राहुल गांधी आज कर्नाटक के हावेरी से राज्य में लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष हावेरी में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं राहुल गांधी आज तेलंगाना का भी दौरा करने वाले हैं। कांग्रेस अध्यक्ष तेलंगाना में लोकसभा चुनाव के लिए आज पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान का बिगुल फूकेंगे। कांग्रेस प्रमुख बूथ समिति के सदस्यों को यहां संबोधित करेंगे। बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो लिंक के जरिए खुर्जा और बक्सर के विद्युत संयंत्रों का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जिन ताप ऊर्जा संयंत्रों का शिलान्यास करेंगे उनमें से एक 1320 मेगावाट क्षमता का सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा में स्थित है। खुर्जा ताप ऊर्जा परियोजना सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित होगी। इसमें 660 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयां होंगी। इस संयंत्र में ऊर्जा उत्पादन के लिए अपेक्षाकृत कम ईंधन का उपयोग किया जाएगा। संयंत्र से विशेषकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को लाभ मिलेगा। वहीं दूसरा संयंत्र बिहार के बक्सर में 1320 मेगावाट क्षमता का ताप ऊर्जा संयंत्र है। बक्सर ताप ऊर्जा संयंत्र को वीडियो लिंक के जरिए लॉन्च किया जाएगा। इस संयंत्र में भी 660 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयां होंगी। संयंत्र से बिहार और पूर्वी क्षेत्र में बिजली की कमी की समस्या में कमी आएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रेटर नोएडा की यात्रा करेंगे।
वे ग्रेटर नोएडा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वे परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत है और ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 2 में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोएडा सिटी सेंटर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी खंड का भी उद्घाटन करेंगे। मेट्रो के इस नए मार्ग से नोएडा के लोगों को एक सुविधाजनक और तेज परिवहन व्यवस्था का लाभ मिलेगा। 6.6 किलोमीटर लंबा ये रेलखंड दिल्ली मेट्रो के ब्लू लाइन का विस्तार है। और अब खबरें उपराष्ट्रपति के दौरे से जुड़ी हुई। भारत और कोस्टा रिका ने आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर गंभीर चिंता जताई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और कोस्टा रिका के राष्ट्रपति के बीच उच्च स्तरीय वार्ता में इससे निपटने पर जोर दिया गया और दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय वार्ता के बाद उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में कई सहमति पत्रों पर भी हस्ताक्षर किए गए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और कोस्टा रिका के राष्ट्रपति के बीच उच्च स्तरीय वार्ता में पर्यटन, खासकर इको टूरिज्म, शिक्षा, अंतरिक्ष और जैव प्रौद्योगिकी, नवीनकरणीय ऊर्जा समेत सौर और जल विद्युत, फार्मास्यूटिकल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से ई गवर्नेंस और रेलवे निर्माण समेत कई विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम सहमति पत्रों पर भी हस्ताक्षर किए गए। President Quesada and I had fruitful and cordial exchange covering a range of areas of mutual interest spanning bilateral, regional and multilateral fields. There are many new areas of collaboration that hold potential to propel our bilateral relations in the new heights. Key areas include tourism, especially ecotourism, education, space and biotechnology, renewable energy, including solar and hydropower, pharmaceutical, information and communication technology, ICT, particularly e-governance, skill upgradation, railway construction and rolling stock. All these issues we have discussed today at a delegation level meeting. दोनों नेताओं ने आतंकवाद को विश्व शांति के लिए बड़ा खतरा बताते हुए इस पर गंभीर चिंता जताई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को विचार विमर्श करके आतंकवाद की परिभाषा तय करनी चाहिए और आतंकवादी समूहों को अलग थलग करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। On February 14th in Pulwama, a terrorist organization prescribed by UN has once again demonstrated the need to decisive action by the international community. I have explained our point of view and the actual position what has happened to His Excellency. Should conclude its deliberations at the earliest and take action against the people who are aiding, funding, training terrorists. उपराष्ट्रपति ने दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही उपराष्ट्रपति ने कोस्टा रिका के व्यापारियों से भारत में निवेश की बात कही। भारत और कोस्टा रिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार $20 करोड़ का है। भारत से कोस्टा रिका को कुल $13.3 करोड़ निर्यात होता है, जिसमें मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल और फार्मा शामिल हैं। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी, सान जोस, कोस्टा रिका। और कोस्टा रिका की राजधानी सैन होजे में आयोजित एक भव्य समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को यूनिवर्सिटी ऑफ पीस ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये सम्मान उस देश, उस सभ्यता, उस संस्कृति के लिए है जिसने विश्व शांति को हमेशा शांति का संदेश दिया है। भारत में कानून के शासन, लोकतंत्र और सतत विकास में अमूल्य योगदान के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को कोस्टा रिका की राजधानी सान जोस में आयोजित समारोह में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित यूनिवर्सिटी ऑफ पीस ने डॉक्टरेट मानद की उपाधि से सम्मानित किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि सम्मान निजी तौर पर अकेले मेरा नहीं बल्कि पूरे देश का है। Award is for promoting peace, strengthening democracy, and also empowering the underprivileged people. This is what we are doing in India. This is a subject which is very dear to my heart,
And I feel by accepting this honor, it will send a positive signal to my countrymen to follow the work which we have been doing with much more vigor. That's the reason for my accepting this and then coming over here to this university. शहरी विकास मंत्री के रूप में अपने 3 साल के कार्यकाल में एम वेंकैया नायडू ने देश में हो रहे तेज शहरीकरण के परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण सम्मत स्थायी शहरीकरण की नई योजना रणनीति लागू की। स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत, शहरी स्वच्छ भारत मिशन, सभी के लिए आवास जैसी योजनाएं शुरू की। शहरों में प्रदूषण की रोकथाम और नए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग, निर्माण की पर्यावरण सम्मत पद्धति जैसी नई पहल की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने विश्व शांति, मानवता की भलाई के लिए कट्टरता और तानाशाही की ताकतों को परास्त करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद विश्व शांति के लिए एक बड़ा खतरा है। Terrorism has resulted in loss of lives of many innocent people. It has disrupted day-to-day living in so many parts of the world. Radicalization on the basis of religion is gaining ground. Indeed, terrorism is actually a struggle between the values of humanism and acts of inhumanity and madness. It is a menacing threat to humanity that raises its ugly head and leaves a trail of destruction wherever it strikes. We must combat it with all the collective might. उपराष्ट्रपति ने कहा कि व्यापार और सूचना क्रांति की बदौलत आज भूमंडलीकरण तेजी से बढ़ा है। एम वेंकैया नायडू विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पीस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1980 में पारित प्रस्ताव के तहत स्थापित की गई है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य शांति संबंधी मुद्दों पर अंतर्विभागीय अध्ययन और शोध के माध्यम से व्यक्ति और समाजों को संपूर्ण विकास के लिए ज्ञान प्रसार करना है। भारत ने भी इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी, सान जोस, कोस्टा रिका। और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से 2 ट्वीट कर उन्होंने लिखा है कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया है कि राफेल सौदे से जुड़े दस्तावेज चोरी नहीं हुए हैं। उन्होंने जो कुछ कोर्ट में कहा उसका मतलब था कि पिटिशनर ने अपनी अर्जी में असल दस्तावेज की फोटोकॉपी इस्तेमाल की थी, जिन्हें सरकार खुफिया दस्तावेज मानती है। इससे पहले भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि फ्रांस से 36 लड़ाकू विमानों की खरीद से जुड़े दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी हो गए और इसी के आधार पर द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शुक्रवार को प्रस्ताव पारित कर एयरफोर्स द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले को लेकर उसका अभिनंदन किया और सरकार के इस निर्णय की सराहना भी की। बैठक में हाल ही में एयरफोर्स द्वारा पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमले को लेकर उसका अभिनंदन प्रस्ताव पास किया गया और सरकार के इस निर्णय की सराहना की गई। बैठक में ये भी कहा गया कि ऐसे देश विरोधी तत्वों से निपटने में सरकार ने सही निर्णय लिया है। पुलवामा सहित जिन आतंकी घटनाओं में सैन्य बलों के जवान शहीद हुए हैं, प्रतिनिधि सभा ने की बैठक ने उस पर दुख प्रकट किया और कहा कि भारत की सहिष्णुता को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा है कि देश में लगातार 5 साल चुनाव होने से सामाजिक तनाव और तमाम विकृतियां पैदा हो रही हैं। इस कारण लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए व्यापक बहस होनी चाहिए और राजनीतिक दलों को रास्ता निकालना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली पत्रकार संघ की ओर से आयोजित संगोष्ठी चुनाव और मीडिया में उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधन में ये बात कही। हरिवंश ने कहा कि देश में लगातार चुनावों से जातीय, धार्मिक, क्षेत्रिक और भाषाई आधार पर सामाजिक तनाव चरम पर हैं। एक साथ चुनाव का मुद्दा निश्चय ही चुनौतीपूर्ण विषय है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था को इसका समाधान निकालना ही चाहिए। इसमें मीडिया की भी एक सार्थक भूमिका है।
इस परिचर्चा का आयोजन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से जुड़े दिल्ली पत्रकार संघ और सामाजिक संगठन भारतीय मतदाता संगठन ने मिलकर किया। चर्चा में भारतीय जन संचार संस्थान के महानिदेशक केजी सुरेश, भारतीय मतदाता संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर रिखब चंद जैन और कई लोगों ने अपने विचार रखे। चुनावों के माहौल में तो इस तरह की चर्चाएं हो ही, पर अब तो देश में नियमित और सालों भर चुनाव होते हैं, पर जो मुख्य चुनाव है उसके इतर अगर इस तरह की चर्चाएं मतदाता संघ सक्रिय ढंग से काम करे तो जरूर जिन मुद्दों को बदलने की हम सब चर्चा करते हैं, चुनाव को और बेहतर बनाने के लिए, लोकतांत्रिक बनाने के लिए, शायद उस पर एक आम सहमति देश में बन सके। और सरकार ने 390 कैंसर दवाओं की एमआरपी 87% तक घटा दी है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीनस्थ राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण एक प्राधिकरण ने एमआरपी में 87% तक की कटौती के साथ 390 कैंसर रोधी गैर अनुसूचित दवाओं की सूची जारी की है। संशोधित कीमतें प्रभावी आज ही से हो गई हैं। एनपीपीए ने 27 फरवरी को 42 कैंसर रोगी दवाओं को 30% की व्यापार मार्जिन सीमा में डाला था। निर्माताओं और अस्पतालों को व्यापार मार्जिन फॉर्मूले पर आधारित संशोधित एमआरपी के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया गया था, जो 8 मार्च से प्रभावी हो गई है। निर्माताओं द्वारा सूचित 426 ब्रांडों में से 91% अर्थात 390 ब्रांडों की कीमतों में गिरावट का रुख देखा गया। कैंसर रोगियों के मामले में अपने जेब से किए जाने वाला खर्च अन्य बीमारियों पर होने वाला व्यय की तुलना में औसतन 2.5 गुना अधिक होता है। इस निर्णय से देश भर में 22 लाख कैंसर रोगियों को लाभान्वित होंगे और इससे उपभोक्ताओं को लगभग 800 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत होगी। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और वित्तीय राजधानी मुंबई के बीच की लंबी दूरी जल्द ही महज 12 घंटे में ही तय हो जाएगी। दिल्ली में एक कार्यक्रम में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वित्त मंत्री अरुण जेटली मौजूद थे। अगले 3 साल में राजधानी दिल्ली से मुंबई तक का सफर सड़क के जरिए 24 घंटे की जगह 13 घंटे में आसानी से तय किया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले खंड का काम सौंपा जा चुका है। शायद ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जा सकता है, क्योंकि एक ही ग्रीन हाईवे नई अलाइनमेंट है, 90,000 करोड़ का है, 1350 किलोमीटर का है और ये इस प्रकार का हाईवे एक्सिस कंट्रोल शायद दुनिया में पहला हाईवे होगा और इसका आज यहाँ शिलान्यास हो रहा है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं सुषमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। इस मौके पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे। कार्यक्रम में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। इसमें 1320 किलोमीटर लंबा 90,000 करोड़ रुपए की लागत वाला दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे और 29 किलोमीटर लंबा 9,000 करोड़ रुपए की लागत वाला द्वारका एक्सप्रेसवे शामिल है। साथ ही 1,217 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया 47 किलोमीटर लंबे 6 लेन जयपुर रिंग रोड का लोकार्पण भी किया गया। द्वारका एक्सप्रेसवे इस पूरे क्षेत्र में विकास लाने का एक नया केंद्र बन जाएगा और दिल्ली मुंबई का एक एक्सप्रेसवे जो 1320 किलोमीटर का, ये एक दूसरा हाईवे होगा दिल्ली और मुंबई के बीच में। किसी भी देश में जो हाईवे और राजमार्ग होते हैं, जनता का जीवन सरल करने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमारे पास नितिन गडकरी है
जो 29 किलोमीटर की गति को भी और आगे बढ़ाएंगे और बढ़ा सकने का मादा रखते हैं। इसलिए मैं आज आपसे कहने आई कि यह केवल एक्सप्रेस वे नहीं बन रहा, ये अपने आप में बहुत सुंदर सड़क बन रही है। केवल लेन्स की चौड़ाई होगी ये नहीं, आमतौर पर जब सड़क बनती है तो साइड के पेड़ काट दिए जाते हैं, लेकिन ये पर्यावरण को संरक्षण देने वाली सड़क बन रही है। इस एक्सप्रेसवे में 20 लाख नए पेड़ लगाए जाएंगे, 20 लाख नए पेड़। और जैसे लोग पर्यटक स्थल देखने जाते हैं तो किसी न किसी सड़क से जाकर स्थल देखते हैं, मैं आज कहती हूँ कि नितिन जी, ये सड़क अपने आप में एक पर्यटन का केंद्र बन जाएगी और हमारे हरियाणा के बच्चे कहेंगे चलो शाम को 20 किलोमीटर का गेड़ा मार के आते हैं, अच्छी सड़क पे ड्राइव करके आते हैं। इस सड़क की ड्राइव अपने आप में पर्यटन का केंद्र बनेगी। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस मौके पर बताया कि पिछले 5 साल में उनके मंत्रालय ने 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का विकास कार्य पूरा किया है। अन्नू दीवान, राज्यसभा टीवी। रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में कल करीब 7 घंटे पूछताछ की। ये मामला विदेशों में अवैध संपत्ति की खरीद से जुड़ा हुआ है। रॉबर्ट वाड्रा मध्य दिल्ली के जामनगर हाउस स्थित एजेंसी के कार्यालय में मामले की जांच अधिकारी के सामने उपस्थित हुए। वाड्रा से इस मामले में पहले भी कई बार पूछताछ की जा चुकी है। और आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बलियान नई मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक के पास से इनकम टैक्स विभाग ने 2.5 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद किए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बलियान के परिसरों पर छापेमारी की थी। और अब खबरें स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई। ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को तीसरे वनडे में 32 रनों से हरा दिया। टीम इंडिया के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 50 ओवरों में 313 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया 48.2 ओवर में 281 रन पर ऑल आउट हो गई। कप्तान विराट कोहली ने 123 रनों की शतकीय पारी खेली। 5 वनडे मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे है। और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत की हार के साथ ही भारतीय चुनौती खत्म हो गई। महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में साइना नेहवाल को चाइना ताइपे के ताई जू यिंग ने हराया। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी चीन की ताई जू यिंग ने साइना को 21-15, 21-19 से मात दी। और पुरुष एकल में किदाम्बी श्रीकांत को भी हार का सामना करना पड़ा। श्रीकांत को जापान के केंटो मोमोटा ने 12-21, 16-21 से हराया। और भारतीय जनसंचार संस्थान में चल रहे मीडिया का महाकुंभ में राज्यसभा सांसद और देश की प्रसिद्ध नृत्यांगना सोनल मानसिंह ने अपना एक खास कार्यक्रम पेश किया जिसका नाम संकल्प से सिद्धि था। इस नृत्य कार्यक्रम में सोनल मानसिंह ने पौराणिक घटनाओं का उदाहरण देते हुए युवाओं के बीच एक संदेश दिया कि कैसे समाज में सुधार करके अपने विचारों और देश को स्वच्छ बनाया जा सकता है। से विषपान है, देव असुर का संग्राम है, दुर्गा महिषासुर मर्दिनी है, कृष्ण कालिया का युद्ध है। ये सारी बातें पोल्यूशन को, नेगेटिविटी को, अज्ञानता को, जड़ता को, अंधकार को मिटाने वाली चीज़ हैं। और मैंने उसमें जोड़ा है कि आज की तारीख में नदियों को स्वच्छ करना, पर्यावरण को स्वच्छ करना, साथ में टेररिज्म को स्वच्छ करना एक बहुत बड़ा काम है। क्योंकि जब तक टेररिज्म है मन में, समाज में, देशों के बीच, तब तक स्वच्छता कैसे आएगी। और राज्यसभा टीवी के लिए एक अच्छी खबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एनडीएमसी ने जेंडर चैंपियंस के विजेताओं को कल सम्मानित किया, जिसमें हमारी सहयोगी कृति मिश्रा को राज्यसभा टीवी के ग्राउंड रिपोर्ट शो के लिए सम्मानित किया गया। और इसके साथ ही सुबह 9 बजे में बस इतना ही। आगे विशेष में देखिए मध्यस्थता। नमस्कार।